सूरज डूबने के करीब था। फातिमा ने बस ड्राइवर को किराया दिया और बस से उतर गई। उसने अपना पुराना फटा हुआ बैग कंधे पर लटकाया और चादर ठीक की। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। फातिमा ने अपनी बड़ी चादर से खुद को ढक रखा था और उसी चादर से अपने चेहरे पर आई पसीने की छोटी छोटी बूंदों को साफ करने लगी। शाम के साए चारों तरफ फैल रहे थे। उसे और अंधेरा होने से पहले घर लौटना था। वह तेज तेज कदम उठाती हुई अपने घर की ओर चलने लगी। उसका घर यहां से 15 मिनट की दूरी पर था। अब वह पक्की सड़क से उस कच्ची सड़क पर चलने लगी जो पूरी तरह सुनसान थी और इसके साथ ही एक कब्रिस्तान भी था। फातिमा को हमेशा यहां से गुजरते वक्त बहुत डर लगता था, लेकिन मजबूरी थी। वह रोज सुबह उठकर फैक्ट्री जाती थी और शाम को ही घर लौटती थी। आज उसे महीने की तनख्वाह मिली थी। वह रास्ते में सोच रही थी कि 30,000 रुपये से महीना कैसे निकालेगी। उसकी मां दिल की मरीज थी। हर महीने उनकी दवाइयों में ही आधे पैसे चले जाते थे। छोटे भाई बहन अभी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। फातिमा को उनके खर्चे भी पूरे करने थे। वह उस सुनसान कच्ची सड़क पर तेज तेज चल रही थी, बार बार अपनी सिर की चादर ठीक करती हुई। अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह चौकन्नी हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने अपनी रफ्तार और तेज कर दी, लेकिन कदमों की आवाज उसके बिल्कुल करीब आ चुकी थी। फातिमा ने डरते डरते पीछे देखा तो 3 आवारा लड़के उसका पीछा कर रहे थे। वे उसे छेड़ने लगे और उसके साथ साथ चलने लगे। एक लड़के ने उसकी चादर का पल्लू पकड़कर खींचा और उसके चेहरे का नकाब हट गया। फातिमा का चेहरा अपमान से लाल पड़ गया। उस सड़क पर उन तीनों लड़कों के अलावा कोई नहीं था। वह किसे मदद के लिए पुकारती? इसलिए वह उन्हें नजरअंदाज करते हुए बस चलती रही। एक लड़के ने तो हद ही कर दी। उसने फातिमा का हाथ पकड़ लिया और कहा, इतनी खूबसूरत लड़की रात के इस पहर हमें मिली है, हम तो अपनी प्यास बुझाकर ही जाएंगे। कितने दिनों से तुम्हारे इंतजार में थे, आज मौका मिला है, कहां भाग रही हो? रुको जरा। फातिमा का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसने खींचकर एक थप्पड़ लड़के के चेहरे पर मारा। लड़के का गुस्सा भड़क उठा। वे तीनों एकदम से फातिमा का दुपट्टा खींचने लगे। फातिमा की इज्जत पर बन आई थी। उसने अपना दुपट्टा वहीं छोड़ दिया, अपने पर्स को मजबूती से पकड़ा और अंधाधुंध भागने लगी। उसकी सांस तेज तेज चल रही थी, लेकिन वह भागती जा रही थी। वे तीनों आवारा लड़के भी उसके पीछे पीछे भाग रहे थे, जैसे भूखे शेरों की तरह उसे नोच लेंगे। फातिमा को अपनी इज्जत और अपनी जिंदगी खतरे में पड़ती हुई महसूस हुई। फातिमा के बाल बिखर चुके थे, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं, लेकिन वह भागती जा रही थी। अचानक एक लड़के ने पीछे से उसकी कमीज पकड़ ली और जोर से अपनी ओर खींचा। फातिमा अपना संतुलन नहीं रख पाई और गीली जमीन पर उसका पैर फिसल गया। वह नीचे गिर पड़ी। उसके चेहरे और कपड़ों पर मिट्टी और कीचड़ लग गया था। उसकी हालत पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। अब उसे लग रहा था कि वह उन तीनों आवारा लड़कों से खुद को नहीं बचा पाएगी। उसमें और भागने की हिम्मत नहीं थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, खुदा के लिए कोई मदद करो, मुझे इन दरिंदों से बचा लो। लेकिन उस सुनसान सड़क पर दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। उसकी आवाज दम तोड़ने लगी और वे तीनों लड़के उस पर झुक गए। फातिमा ने अपनी आंखें जोर से बंद कर दी और अपने खुदा को पुकारने लगी। अचानक उसे लगा जैसे कब्रिस्तान के अंदर से बेशुमार रोशनी का घेरा निकला हो। वह उनकी ओर बढ़ रहा था। तीनों लड़कों के चेहरे पर डर छा गया और वे घबराहट में पीछे मुड़कर देखने लगे, जहां से वह रोशनी उनके करीब आती हुई महसूस हो रही थी। अचानक वह रोशनी एक डरावनी आकृति में बदल गई। एक विशाल जिन, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थीं। वह खूनखोर नजरों से उन तीनों लड़कों को घूर रहा था, जैसे अभी उन्हें चबा जाएगा। तीनों लड़कों के दिल धक धक कर रहे थे। डर से उनके हाथ पैर कांप रहे थे। इससे पहले कि वे भागने की कोशिश करते, उस जिन ने अपने 2 बड़े बड़े हाथों से उन सबको जकड़ लिया और जोर से जमीन पर दे मारा। फातिमा की आंखें अभी तक बंद थीं। वह कीचड़ में पड़ी सांसों को थामे खामोश थी। उसे कुछ खबर नहीं थी कि उसके आसपास क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद जब हवा में सन्नाटा छा गया, फातिमा ने डरते डरते आंखें खोली।
सड़क बिल्कुल सुनसान थी। उन लड़कों का कोई नामो निशान तक न था। फातिमा का दिल हैरत से भर गया। उसके दिमाग में सवाल उठने लगे। उसने हिम्मत जुटाई, जमीन से उठी। उसके कपड़े गंदे हो चुके थे, चेहरे पर मिट्टी लगी थी। वहां कोई नहीं था जो उसकी हालत देखकर तरस खाता, मगर वहीं एक बड़ी सी काली चादर पड़ी थी। उसने वह चादर उठाई और अपने शरीर पर अच्छी तरह लपेट ली ताकि कोई उसकी बदहाली नमेदे देख सके। दिल ही दिल में उसने भगवान का शुक्र अदा किया कि आज उसकी इज्जत और जान दोनों बच गईं और घर की ओर भाग पड़ी। जब वह घर पहुंची तो उसकी मां और दो छोटी बहनें जो उसके इंतजार में बैठी थीं, उसे देखते ही दौड़कर उसके पास आईं। फातिमा अपनी मां के सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी मां परेशानी से कांप उठी। उसकी हालत देखकर बेचैन होकर पूछने लगी, बेटी, ये क्या हुआ? तेरी ये हालत क्यों है? फातिमा ने रोते रोते सारी कहानी सुनाई। मां ने सिर पकड़कर चारपाई पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। उसकी बेटियों की इज्जत भी अब महफूज नहीं थी, मगर मजबूरी थी। अगर फातिमा नौकरी न करती तो घर का खर्च कहां से चलता? 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। फातिमा ने नहा धोकर साफ कपड़े पहने और अपने बिस्तर पर बैठ गई। आज के वाक़े ने उसे अंदर तक हिला दिया था। वह डरी हुई थी, सहमी हुई थी, मगर हैरान भी कि आखिर वे तीनों लड़के गायब कैसे हो गए। उसकी मदद किसने की? वह उसे देख भी न सकी, शुक्रिया भी न कह सकी। उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। कमरे की खिड़की खुली थी। वह अभी तक उस काली चादर से खुद को ढके हुए थी। चादर से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी जो उसे मंत्रमुग्ध कर रही थी। उसी चादर को लपेटे वह सो गई। अचानक उसके कानों में एक आवाज गूंजी, प्यारी फातिमा, इस चादर को कभी अपने शरीर से जुदा न करना। जब तक यह चादर तेरे पास है, कोई तेरा नुकसान नहीं कर सकेगा। वह आवाज एक खूबसूरत नौजवान की थी, मीठी और गहरी। फातिमा की आंख खुल गई। वह बिस्तर पर लेटी सोच में डूब गई। क्या यह सपना था? यह आवाज किसकी थी? उसका दिल सवालों से भर गया। फातिमा उठी, जायनमाज बिछाई और नमाज पढ़ने लगी। उसके दिल को कुछ सुकून मिला। सुबह की रोशनी फैलने लगी थी। फातिमा एक गरीब घराने से थी। उसका घर छोटा सा कच्चा मकान था। कोई सुख सुविधा न थी। उसका बाप मर चुका था और वह घर की इकलौती कमाने वाली थी। वह उठकर तैयारी करने लगी। उसे फैक्ट्री जाना था। मां ने रोककर कहा, बेटी, यह नौकरी छोड़ दे, तेरी इज्जत खतरे में है। मगर फातिमा ने इनकार कर दिया। मां, अगर मैं नौकरी न करूं तो खाएंगे क्या? उसने बैग कंधे पर लटकाया, उसी काली चादर से खुद को लपेटा और घर से निकल गई। कब्रिस्तान के रास्ते से गुजरते हुए उसका दिल डर से धड़क रहा था। अगर वे तीनों लड़के फिर आ गए तो क्या होगा? कब्रिस्तान के पास एक बड़ा बरगद का पेड़ था। जैसे ही वह वहां से गुजरी, उसे वही खुशबू महसूस हुई। दिल चाहा कि पेड़ के नीचे बैठ जाए। उसने पर्स घास पर रखा और पेड़ से टेक लगाकर बैठ गई। एक अजीब सा सुकून उसके दिल में उतर रहा था, जैसे कोई उसका रक्षक करीब ही हो। अचानक पेड़ के पीछे से एक खूबसूरत नौजवान निकला और उसके पास आकर बैठ गया। फातिमा ने हैरत से उसे देखा। वह इतना सुंदर था कि उसकी नीली आंखों की चमक से नजरें हटाना मुश्किल हो गया। वह मुस्कुराया और बोला, मैं तेरा भला चाहने वाला हूं, तेरी रक्षा के लिए यहां हूं, तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। फातिमा के दिल में एक और सवाल जगा, क्या इसी ने कल मेरी मदद की थी? मगर उसे फैक्ट्री के लिए देर हो रही थी। वह उठी और चल पड़ी। शाम को वापसी पर उसका दिल फिर डर से कांप रहा था। कहीं वे आवारा लड़के फिर उसकी इज्जत न लूट लें। वह चादर को मजबूती से थामे चलती रही, मगर उसका दिल अभी तक सुकून और डर के बीच झूल रहा था। वह तेज तेज कदमों से उस बरगद के पेड़ के नीचे से गुजर रही थी, जिसके साथ ही एक कब्रिस्तान भी था। अचानक उसके कदमों को किसी ने जकड़ लिया। वह वहीं बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी रह गई। उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट महसूस हुई। फातिमा ने जोर से चादर को अपने चारों ओर लपेट लिया। उसने पलटकर देखा तो वही खूबसूरत नौजवान खड़ा मुस्कुरा रहा था। फातिमा हैरान रह गई। न जाने वह कब से वहां खड़ा था। हैरान मत हो फातिमा, मैंने कहा था ना कि मैं रोज तुम्हारा इंतजार करता हूं। जब तक तुम्हें देख न लूं, मुझे चैन नहीं पड़ता।
तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हर पल तुम्हारी हिफाजत करूंगा, उसने नरम लहजे में कहा। फातिमा ने हैरानी और थोड़े डर के साथ पूछा, तुम क्यों मेरी हिफाजत करना चाहते हो? मैं तुम्हारी क्या लगती हूं? तुम्हारा मुझसे क्या रिश्ता है? नौजवान ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारे साथ मेरा दिल का रिश्ता है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। फातिमा उसके प्यार के इजहार से दंग रह गई। सच था कि वह बेहद खूबसूरत था। कोई भी लड़की उसे पाकर खुद को खुशकिस्मत समझती, मगर फातिमा का दिल डर से कांप उठा। क्या पता यह नौजवान भी उसकी इज्जत का भूखा निकले? उसके दिमाग में सवाल कौन था? वह नौजवान लगातार मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। परेशान मत हो, मैं तुम्हारी इज्जत पर कभी हाथ नहीं डालूंगा, बल्कि जो भी तुम पर बुरी नजर डालेगा उसे मैं दुनिया से मिटा दूंगा। अब तुम आराम से घर जाओ, देर हो रही है, बाकी बातें कल होंगी। मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा, उसने भरोसा दिलाते हुए कहा। फातिमा उसकी बात सुनकर पलट गई और घर की ओर चल पड़ी। उसका दिमाग उसी नौजवान की बातों से गूंज रहा था। उसका चेहरा उसकी नजरों से हट नहीं रहा था। वह बार बार मुस्कुरा रही थी। जिंदगी में पहली बार किसी ने उससे अपने प्यार का इजहार किया था। उस रात वह करवटें बदलती रही। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अब उसे भी उस नौजवान से बात करना और मिलना अच्छा लगने लगा था। अब फातिमा जब भी फैक्ट्री जाती, बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठ जाती। वह खूबसूरत नौजवान भी उसके पास आकर बैठ जाता। दोनों घंटों बातें करते रहते। उनकी मोहब्बत आपस में परवान चढ़ने लगी। फातिमा अक्सर उसे अपने घर के हालात बताती, गरीबी, मजबूरी और दुख। वह नौजवान उसे तसल्ली देता और कहता, बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी, तुम परेशान मत हो। उनकी मुलाकातों को काफी वक्त गुजर चुका था। एक दिन फातिमा ने कहा, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? मेरी मां को मेरी शादी की फिक्र हो रही है। वह मेरे लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ रही है। मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूं। फातिमा ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में उम्मीद और प्यार चमक रहा था। नौजवान एकदम परेशान हो गया। फातिमा, मेरा एक ऐसा राज है जिसे जानने के बाद शायद तुम मुझसे डर जाओ। मैं चाहता हूं कि पहले तुम मेरा वह राज जान लो, फिर फैसला करना कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं। उसकी बात पर फातिमा हैरान रह गई। मैं भला तुमसे क्यों डरूंगी? तुम इतने खूबसूरत हो, कोई भी लड़की तुम्हें पाकर खुशकिस्मत समझेगी। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे घर रिश्ता भेजो, अपने मां बाप को मेरे घर ले आओ और हम हमेशा के लिए एक हो जाएं। मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकती। फातिमा ने भावनाओं से भरे लहजे में कहा और उसके सीने से लग गई। नौजवान ने उदासी भरे स्वर में जवाब दिया, कल जब तुम फैक्ट्री से लौटो तो इसी बरगद के पेड़ के नीचे मेरा इंतजार करना। मैं तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाऊंगा। उसके बाद तुम फैसला कर लेना कि तुम क्या चाहती हो। वह उदास होकर वहां से चला गया। अब फातिमा को अगली रात का इंतजार था। सारी रात वह बिस्तर पर करवटें बदलती रही। नींद उसकी आंखों से गायब थी। आखिर वह नौजवान उससे क्या छिपा रहा था? वह क्या बताना चाहता था? अगली रात जब वह उसी बरगद के पेड़ के नीचे उसका इंतजार कर रही थी, उसे वहां बैठे हुए काफी देर हो चुकी थी, मगर वह नौजवान अभी तक नहीं आया था। फातिमा से अब और इंतजार मुश्किल हो रहा था। वह परेशानी के आलम में इधर उधर टहलने लगी। अचानक उसके कानों में एक आवाज गूंजी, फातिमा, तुम किसका इंतजार कर रही हो? मैं तो यहीं हूं, तुम्हारे पास। हर वक्त तुम्हें देख रहा हूं। अचानक बरगद के पेड़ के अंदर से बहुत तेज रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि फातिमा ने अपने हाथ आंखों के आगे रख लिए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आखिर यह रोशनी क्या थी? यह आवाज किसकी थी? वह सोचने लगी। फातिमा, अब अपनी आंखें खोलो, क्योंकि हकीकत का सामना करने का वक्त आ गया है। वह हकीकत जिसे जानने के बाद शायद तुम मुझसे कभी मिलना न चाहो। एक भारी आवाज गूंजी। फातिमा का शरीर डर से थर थर कांपने लगा, मगर उसे यह सामना करना ही था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखों से हाथ हटाना शुरू किया। उसका चेहरा अब उस घने बरगद के पेड़ की ओर था, जिसका तना बहुत मोटा था। अचानक उस तने के अंदर से तेज रोशनी निकली और फिर वह उस एक डरावनी आकृति में बदल गई। उसके बड़े बड़े दांत थे, लाल अंगारों जैसी आंखें और बेहद भयानक शक्ल। फातिमा उसे देखकर डर से कांप उठी।
उसने आज तक इतना डरावना चेहरा सपने में भी नहीं देखा था। उसका शरीर लगातार कांप रहा था, आंखें डर से फैल चुकी थीं, होंठ थरथरा रहे थे। उस विशालकाय आकृति के होंठ फड़फड़ाए। उसने कहा, फातिमा, मैं वही नौजवान हूं जिसकी मोहब्बत में तुम सर से पांव तक डूबी हुई हो। मैं यहां तब से हूं जब से यह बरगद का पेड़ है। मुझे मेरे कबीले वालों ने सजा के तौर पर इस पेड़ में कैद कर दिया था और मुझे मेरे कबीले से निकाल दिया था। मैं सदियों से यह सजा भुगत रहा हूं, मगर जब से तुम्हें यहां से गुजरते देखा, दिन रात तुम्हारा इंतजार करता हूं। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मैं जानता हूं कि एक इंसान और एक जिन के बीच मोहब्बत नहीं हो सकती, मगर मैं अपने दिल के हाथों मजबूर था। मुझे एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में तुम्हारे सामने आना पड़ा, तुमसे मोहब्बत का इजहार करना पड़ा, मगर तुम बार बार जिद कर रही थी कि मैं तुमसे शादी करूं। इसलिए मैं चाहता था कि पहले तुम्हें अपनी हकीकत बता दूं और फैसला तुम पर छोड़ दूं। फातिमा उस जिन की बातें सुनकर और भी ज्यादा डर गई। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि जो खूबसूरत नौजवान उसके ख्वाबों में आता था, जिससे वह घंटों बातें करती थी, वह एक जिन था। अचानक उसे तेज चक्कर आया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया, वह अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसे लगा जैसे उसने पिछली रात कोई भयानक सपना देखा हो। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। उसका शरीर बुखार में जल रहा था। उसकी मां उसके सिर पर पट्टियां कर रही थी। फातिमा 3-4 दिन बिस्तर से नहीं उठी। उसका बुखार उतर नहीं रहा था। यह हकीकत उसके लिए नाकाबिल ए बर्दाश्त थी कि जिस इंसान की मोहब्बत में वह कैद थी, वह एक जिन था। कुछ दिनों बाद जब उसकी तबीयत थोड़ी संभली, वह तैयार होकर उसी रास्ते की ओर चल पड़ी। उसका दिल डर से थर-थर कांप रहा था। वह उस बरगद के पेड़ के पास से भी नहीं गुजरना चाहती थी, मगर मजबूरी थी। कोई और रास्ता नहीं था। जैसे ही वह बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची, वह घुटनों के बल बैठ गई और फूट-फूट कर रोने लगी। आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ इतना बड़ा मजाक? मैं तुम्हें कैसे भूलूंगी? मैं तो तुमसे सचमुच मोहब्बत करने लगी हूं। उसकी आवाज में दर्द और बेबसी थी। 4 दिन से तुम्हें नहीं देखा तो मेरी भूख, प्यास, चैन, सुकून सब उड़ गया है। मैं अपने दिल से तुम्हें कैसे निकालूं? इस हकीकत को मानने के बावजूद वह जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे, जैसे सिलाब आ गया हो। आज के बाद कभी मेरे सामने मत आना, मुझे भूल जाओ। वह गुस्से से चीखी और वहां से चल दी। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। वह अब रोज उस रास्ते से गुजरती थी, मगर न तो वह नौजवान उसके सामने आया और न ही वह जिन। शायद उसने फातिमा की बात मान ली थी। कुछ दिन तो फातिमा ने सब्र से काम लिया। उसे लगा था कि कुछ दिनों बाद वह अपनी मोहब्बत को भूल जाएगी, मगर यह उसकी गलतफहमी थी। वह उस नौजवान को देखना चाहती थी। उससे अब और सब्र नहीं हो रहा था। वह अपनी मोहब्बत को भूल नहीं पाई थी, मगर शायद वह खूबसूरत नौजवान उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। इधर फातिमा की मां उसके लिए अच्छे घराने के रिश्ते ढूंढ रही थी। फातिमा दिन रात परेशान रहने लगी थी। वह भला किसी और से शादी कैसे कर सकती थी? उसे तो अपनी जिंदगी में बस वही नौजवान चाहिए था, चाहे वह कुछ भी हो। उसने एक फैसला किया और रात के आखिरी पहर घर से निकल पड़ी। उसने काली चादर अपने ऊपर लपेट ली। उसकी मां और छोटी बहनें आंगन में चारपाई बिछाए सो चुकी थीं। फातिमा ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। जब वह बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची, तो वहां घास पर बैठकर उस नौजवान का इंतजार करने लगी। उसे यकीन था कि आज वह जरूर आएगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब वह नहीं आया, तो फातिमा ने बेकाबू होकर उसे पुकारा, अगर आज तुम मेरे पास नहीं आए तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। मैं बस तुमसे मोहब्बत करती हूं। तुम्हें हर रोज देखना चाहती हूं। अगर आज तुम मेरे सामने नहीं आए तो मैं कहीं और शादी कर लूंगी और तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। वह ऊंची ऊंची आवाज में बोलने लगी। आंसू उसके गालों पर फिसल रहे थे, जैसे उसका दिल टूटकर बिखर गया हो। अचानक उसे अपने पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। वह खूबसूरत नौजवान नीली आंखों वाला उसके सामने आ गया। वह उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। फातिमा उठी और उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी।
उसका दिल दर्द और खुशी के मिले जुले एहसास से भर गया था। वह खूबसूरत नौजवान उसके बाल सहलाने लगा और नरम स्वर में बोला, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। हमारी मोहब्बत सच्ची थी, इसलिए आज हम एक होने जा रहे हैं। अब मेरे पास कोई जिन्नों की ताकत नहीं है। मेरे कबीले वालों ने मुझे हमेशा के लिए बेदखल कर दिया है। मेरा उनसे अब कोई ताल्लुक नहीं। मैं अब एक इंसान हूं, एक आम इंसान, और तुम्हें दिल से अपनाना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फातिमा उसकी बात सुनकर इतनी खुश हुई कि उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने भावुक होकर हां में सिर हिलाया। अगले दिन वह खूबसूरत नौजवान उसके घर रिश्ता लेकर आया। उसके हाथ में मिठाइयों के टोकरे थे। फातिमा की मां इतने सुंदर लड़के को देखकर खुश हो गई और अपनी बेटी फातिमा का रिश्ता उसके साथ तय कर दिया। फातिमा और उस नौजवान की शादी हो गई। वह उनके साथ उनके घर में रहने लगा। अब फातिमा ने फैक्ट्री जाना छोड़ दिया था। वह खूबसूरत नौजवान दिन भर मजदूरी करके सबकी कफालत करता था। उसके पास अब कोई जिन्नों की ताकत नहीं थी। वह एक आम इंसान था और फातिमा इसी में खुश थी। उसका दिल सुकून से भर गया था कि उसकी मोहब्बत उसकी हो गई। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अगली कहानी के साथ फिर मिलते हैं।